अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन मेरे चैनल पे आप लोगों को वेलकम। आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट किया। तो मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर लेक्चर पार्ट 2। तो उसी टॉपिक का मैं आज पार्ट 3 लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूं। फिर मेरा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा प्रोफेशनल जो सेक्शन है सीनियर ऑडिटर का, उसका जो सेकंड टॉपिक है जर्नल लेजर और कैश बुक, उस पे होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उस पे भी जो ना 2 से या 3 वीडियोस में बनाऊं और उस टॉपिक को भी मैं कवर कर लूं। तो चलें अब हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है In case of long-term contract, revenue is generally recognized. Option A, only on full completion of the contract. Option B, only when the cash is received. Option C, even when a part of the contract has been completed. Option D, all of the above. इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तब। ऑप्शन बी में कह रहे हैं जब कैश रिसीव करें तब। ऑप्शन सी में कह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो तब। या ऑप्शन डी में कह रहे हैं ऑल ऑफ अबव। इस ऑब्जेक्टिव का जो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, इवन व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट कंप्लीट हो तब। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड। ऑप्शन ए है द सेल इज मेड। ऑप्शन बी है द कैश इज कलेक्टेड। ऑप्शन सी है द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर। ऑप्शन डी है द प्लानिंग टेक्स प्लेस। तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि जो है ना आपने किसी प्रोडक्ट का सेल किया और उससे जो रेवेन्यू आपने जो कमाया है उसको आप किस पीरियड में एज अ अर्निंग रिपोर्ट करोगे। ऑप्शन ए जब सेल आपका हो तब। ऑप्शन बी जब आप कैश कलेक्ट करो तब। ऑप्शन सी जब प्रोडक्ट आपने बनाया हो तब। ऑप्शन डी जब आप प्रोडक्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तब। इस ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, द सेल इज़ मेड। याद रखें कि जो सेल है वो क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है और कैश बेसिस पे भी हो सकता है। तो जब भी आप सेल करो तो आपने क्या करना है, रेवेन्यू को आपने रिपोर्ट करना है एज अर्निंग उस पीरियड के अंदर ही, उसी टाइम ही। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, रेवेन्यू इज सेड टू बी रियलाइज्ड। ऑप्शन ए है व्हेन द सेल आर मेड। ऑप्शन बी है व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर। ऑप्शन सी है व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें कह रहा है कि आपने रेवेन्यू कब रियलाइज़ करना है, जब आप सेल करो तब, जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करो तब, जब आप कैश रिसीव करो तब, या ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, आपने रेवेन्यू को रियलाइज़ करना है जब भी आप कोई सेल करो तब। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, in case of gold, revenue is recognized in the accounting period in which the gold, option A, is mined. Option B is sold. Option C is delivered. Option D none of the above. इस ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि गोल्ड के केस में आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे अकाउंटिंग पीरियड में, जब आप गोल्ड को माइन करो तब। गोल्ड को यानी माइन कहते हैं निकालना। गोल्ड को बेच दो तब, गोल्ड को डिलीवर कर लो तब, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, गोल्ड इज सोल्ड। आपने इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है सेम अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें गोल्ड आप सोल्ड कर रहे हैं तब। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए है प्रैक्टिकेबिलिटी। ऑप्शन बी है सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन सी है कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी,
कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, कन्वीनियंस कहते हैं सहूलत को, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बेस करती हैं वो है कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग के ऊपर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए है ओरिजिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑप्शन सी है कैश कॉस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जब आप ट्रेडिशनल केस में जब आप एक्सपेंस को मैच करते हो रेवेन्यू के साथ, तो आप किस बेस पे करते हो? ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे, ऑप्शन बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेस पे, ऑप्शन सी कैश कॉस्ट के बेस पे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के ही बेस पे आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है ना एक्सपेंस को मैच करते हो रेवेन्यू के साथ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए है रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पास्ट ईयर, ऑप्शन बी है फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम, ऑप्शन सी है वैल्यूज एसेट्स टू देयर कॉस्ट to the business irrespective of any depreciation or other losses value, option D है is no longer used in modern accounting system। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा वो पॉइंट है जो मोस्ट एक्यूरेट सूट कर रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना लाजमी है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है, आप सपोज अगर आपने कोई परचेज़ किया है कोई एसेट, उसको आपने डिनोट करना है बुक ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में, उसके परचेजिंग प्राइस से उसकी वैल्यू आपने डिनोट करनी है, ठीक है। और पर ईयर उसका आप जो है ना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें आप आफ्टर रिड्यूसिंग जो है रिडक्शन करके जो उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो वैल्यू एसेट का बचेगा, आप उसी वैल्यू से आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसकी वैल्यू आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट पर आपने मेंशन करनी है या रिकॉर्ड करनी है। आपने मार्केट वैल्यू जो होगा उसका एसेट का, उस पे आप नहीं जाना है। जो आपने परचेजिंग जो प्राइस है उसके बेसिस पे ही आपने क्या करना है, उस एसेट का वैल्यू आपने रिकॉर्ड करना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है हम एसेट की वैल्यू उसके परचेजिंग प्राइस के मुताबिक जो है ना हम बुक ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में हम जो है ना नोट करते हैं। तो मार्केट में उस एसेट की प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इस सेंस में ये जो ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल होता है प्राइस के सेंस में। और यही जो पॉइंट है वो मैच ज़्यादा करता है जो है ना इस ऑब्जेक्टिव के साथ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर मोस्ट लाइकली टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर? ऑप्शन ए है कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन बी है एक्रूअल बेसिस एंड गोइंग कंसर्न, ऑप्शन सी है कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑप्शन डी है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। इस ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। वो दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, गैप आर एप्लीकेबल इन, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, गैप आर एप्लीकेबल इन यूएसए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, गैप स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है जनरली एडॉप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है जनरली एडॉप्ट अमेरिकन प्रिंसिपल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल। गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और उन पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा जो प्रोफेशनल सेक्शन का फर्स्ट जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो प्रोफेशनल सेक्शन का जो सेकंड टॉपिक है जनरल लेजर एंड कैश बुक पे होगा।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली दफ़ा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।